हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आप में से कुछ लोगों ने वर्ग 1 के कोर्स के बारे में पूछा था मुझसे, तो मुझे लगा कि जो प्री एग्ज़ाम था वो तो मेरा भी क्वालिफाई था वर्ग 1 का, तो क्यों ना मैं ही आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं आप लोगों को हेल्प करूं। मैंने 2-3 सेशन पहले से डाले थे, लेकिन वो पीपीटी फॉर्म में नहीं थे, तो मुझे लगा कि बहुत एक्सट्रैक्ट वे में जितना कंप्रेस हो सकता है, जितने केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं उसी वे में आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आ रही हूँ। नॉट इन टर्म्स ऑफ बैच, ये एक पूरी सीरीज़ रहेगी जो पूरी डिवोटेड रहेगी आपकी सारे बायोलॉजी, जहाँ पर भी आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ग 1, EMRS, NBS, KBS, DSSS सारे एग्ज़ाम्स में। इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक टोटल NCERT बेस्ड रखेंगे हम लोग, सिलेबस के अकॉर्डिंग रखेंगे, सिलेबस जितना जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग। थ्योरी जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगी, कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग उसमें नहीं रखेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अराउंड 50 MCQs तो पर सेशंस या पर टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे, और इसका जो PDF है वो आपको विद्यार्थी मिशन पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को अपनी तैयारी में अगर अनुभा स्टडी फैक्ट्स का साथ चाहिए, आपको लगता है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपका जो पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करने में, क्योंकि जैसे मैंने करी थी लगभग 2.5-3 महीने मुझे लगे थे, मैंने अच्छे से जो पढ़ाई करी थी, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ टिप्स रोज़ पढ़ाई के दौरान आप लोग के साथ शेयर कर दिया करूँगी। ऑल्टरनेटिव डेज़ में आपके ये सेशन रहेंगे, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा लिविंग वर्ल्ड है, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ लिविंग, नॉन लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, सबसे पहले क्या दिया है कि लिविंग क्या है, राइट? क्या दिया है यहाँ पर कि लिविंग क्या है। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पर बतानी है। क्या बतानी है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? मेटाबॉलिज्म है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डीप में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको ये डिफाइनिंग फीचर याद रखना पड़ेगा कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। तो डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर होता है जो सारे लिविंग्स में तो हो लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में ना हो, मतलब सारे सजीवों में तो हो लेकिन किसी भी निर्जीव में ना हो। तो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Why? Because metabolism is present only in living beings and absent in all non-living beings. And the cellular organization is present in all living beings and absent in all non-living beings. जो मेटाबॉलिज्म है और जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी सजीवों में तो उपस्थित होते ही हैं लेकिन किसी भी निर्जीव में उपस्थित नहीं होते। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है ग्रोथ क्या है। तो देखो, जो बिल्कुल 2 पॉइंट है ना, आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। ग्रोथ क्या है? तो इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये आपकी ग्रोथ कहलाती है। इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में अपने ही समान संतति को, अपने ही समान प्रोजेनी को, ऑफस्प्रिंग को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस है रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब जो हमारे वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर करना, ये कॉन्शियसनेस है। थोड़ा सा यहाँ पर समझना, कॉन्शियसनेस ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। वाई? बिकॉज किसी भी नॉन लिविंग को अगर आप टल्ला मारोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि वो आपको पटाख से एक चांटा आपको भी खींच दे, लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग को थोड़ा सा धक्का लग जाए फिर देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियस मतलब चेतन, व्यक्ति चेतन है, समझ पा रहा है चीज़ों को। एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग में होती है। NCERT में बाकायदा दिया है कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग बींग। बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो केवल ह्यूमन बीइंग की होती है। ठीक है, अब ग्रोथ के बारे में देखो, हमने पहले ही पढ़ लिया, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसा होता है। तो जो ग्रोथ होती है
ग्रोथ किसमें? प्लांट्स में। वो कैसी होती है? कॉन्टिन्यूसली। कैसी होती है? कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, पूरे जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? ये एक सर्टेन एज तक होती है। ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होती है। ग्रोथ एनिमल्स में किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है और एक सर्टेन एज तक देखी जाती है। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। सेल डिवीजन का क्या काम होता है? अकर्स इन सर्टेन टिश्यू, विशिष्ट टाइप तरह के ऊतकों में ये पाई जाती है और रिप्लेस लॉस्ट सेल, जो वहाँ पर जैसे लग जाती है ना, जब चोट लगती है तो वो वहाँ पर उस समय उस जगह पर वो सेल मर चुकी होती हैं, तो उनको रिप्लेस करने का काम कौन करता है? सेल डिवीज़न सर्टेन टिश्यू में होती है और वहाँ वो रिप्लेस करती है लॉस्ट सेल को। ये ग्रोथ है एनिमल में। प्लांट में थ्रू आउट देयर लाइफ, एनिमल में सर्टेन एज है और सेल डिवीज़न को ही एनिमल में क्या कहा है? ग्रोथ कहा है। और वो सेल डिवीज़न क्या काम करता है? सर्टेन टिश्यू पर काम करता है और रिप्लेस करता है लॉस्ट सेल्स को। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, इसको बहुत अच्छे से मार्क करो, क्योंकि ये क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कौन कौन से? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन एनिमल्स। विच टाइप ऑफ एनिमल? हायर एनिमल एंड प्लांट्स। मतलब एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग जो होते हैं, ध्यान रखना। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक लाइन और है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। अगर एक से दो संतति बन रही हैं तो वही उनकी ग्रोथ है और वही उनका रिप्रोडक्शन है। यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है, पसंद आ रहा है सेशन, तो प्लीज़ लाइक करो। आप लोग बहुत बार बैच का पूछ चुके हैं, तो आई सजेस्ट कि आप लोग जब बैच का इतना पूछ रहे हैं तो एक बार आप अपने इस चैनल पर भी थोड़ा सा विश्वास बनाकर देखें। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और कोई भी जो भी आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी मिशन से जुड़ सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो डिफाइनिंग फीचर है वो सारे लिविंग बींग्स में हो और किसी नॉन लिविंग बींग में ना हो। तो ग्रोथ लिविंग्स में तो होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ होती है। कैसे होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में? तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जो नॉन लिविंग बींग्स हैं, मटेरियल उस सरफेस पर इकट्ठा होता जाता है। एग्जाम्पल पढ़ो, माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग्स में तो है ही ग्रोथ, लेकिन नॉन लिविंग्स में भी हो रही है, भले ही वो एक्सटर्नल हो। ग्रोथ लिविंग्स में इंटरनल होती है, यहाँ एक्सटर्नल है। भाई मिट्टी, जैसे ये पहाड़ का टीला है, इस पर ये मिट्टी जमती गई, इसकी जो ग्रोथ है वो होती गई। हम मान रहे हैं, टोटली अंडरस्टैंड, बट हो तो रही है ना, भले ही एक्सटर्नली हो लेकिन हो रही है। दैट्स वाई ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Why? Because it is present in living as well as non-living. And what is defining feature? It is present only in living beings and absent in all non-living beings. यहाँ तक क्लियर हो गया? In living organisms the growth is internal. बिल्कुल सही है कि living organisms में growth internal होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो external है। What are non-living things? The growth is external. जबकि non-living beings में ये कैसी हो रही है? एक्सटर्नल हो रही है। यहाँ तक कि अगर बात क्लियर हो गई हो, सेशन पसंद हो, तो लाइक कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको जितने स्टार मार्क कर सकते हैं उनको मार्क करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, अपने ही समान संतति को जन्म देना, दैट इज रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह के हैं, तो जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हैं, गिवन है, वही यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। फंजाई में होता है एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीम ऑफ मॉसेस, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कर लीजिएगा। ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग के थ्रू, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग के थ्रू। मेरे साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको इसी क्लास में कम से कम 60-70% लर्न हो जाए। अगर आप बिगनर हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो एक रिवीजन बतौर इस सेशन को ले लीजिएगा।
रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, फंजाई फिलामेंटस एल्गियन प्रोटोनिमॉर्फ मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एंड ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग के थ्रू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मार्क दीज लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लेन एरिया में ट्रू रीजनरेशन देखा जाता है, मतलब प्लेन एरिया के आप जितने पार्ट्स करेंगे उससे एक पूरा का पूरा नया प्लेन एरिया बन जाएगा. ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. अब जो मैंने आपको वहाँ पे बोला था, यहाँ पर वो लाइन आ गई. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, सच एज यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, विद कर लीजिएगा, विद ग्रोथ, दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. मतलब यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना कि जो हायर एनिमल्स हैं जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसा होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है. सिनोनिमस है, यहाँ पर सिनोनिम वर्ड दे दिया, मतलब वही है म्यूचुअली इंक्लूसिव. किस किस में, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा एंड बैक्टीरिया. यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब डिफरेंट नहीं है. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. चलिए, मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज म्यूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं, सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, नहीं. नॉन लिविंग बींग्स तो नहीं करते, पर सारे लिविंग बींग्स भी नहीं करते. कौन कौन, तो म्यूल्स, खच्चर, स्टेराइल वर्कर, bees, infertile human couples can't reproduce. That's why reproduction is not a defining feature, because it is absent in all non-living beings. Okay, done है भाई, सारे non-living being में absent है, तो defining feature होना ही चाहिए. लेकिन सारे लिविंग बींग्स में भी नहीं पाया जाता है. किस किस में नहीं होता, म्यूल्स, खच्चर मतलब, स्टेराइल वर्कर बीज, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स कांट रीप्रोड्यूस. चलिए, यहाँ तक का सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो गाइज, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो, जो लोग वर्ग 1 बायोलॉजी पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं. चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, ये कैसे हैं आपके डिफाइनिंग फीचर हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, सारे केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, आपको इसी सेशन में लर्न भी करना है गाइज. अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है. और हमने पढ़ा है सारे लिविंग बींग्स में हो, किसी भी नॉन लिविंग बींग्स में ना हो, तो वो कैसा होता है, डिफाइनिंग फीचर. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब. किसी अगर आप टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को, तो वो नाइदर इज लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो वो लिविंग होगा और ना ही नॉन लिविंग होगा. हैंस मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है. वाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग बींग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. ठीक है, चलिए. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो मतलब होता है बाहर, आउटसाइड द बॉडी, आर नॉट लिविंग. वो जो भी चीज़ें मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होती हैं, इन विट्रो होती हैं, वो लिविंग, जो रिएक्शंस हैं वो लिविंग नहीं हैं, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ पर थिंग्स कट चुका है, तो वो क्या होती हैं, लिविंग रिएक्शंस तो हैं लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है. जैसे टेस्ट ट्यूब को आप नॉन लिविंग थिंग ही मानोगे, आप टेस्ट ट्यूब को क्या मानोगे, नॉन लिविंग थिंग ही मानोगे. इन विट्रो आर नॉट श्योरली लिविंग थिंग्स, यहाँ पर थिंक कर लीजिएगा, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन तो वो लिविंग है, लेकिन जो वो टेस्ट ट्यूब है वो नॉन लिविंग है. हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों माना जाता है, क्योंकि सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो पूरा बनता है वो केवल लिविंग बींग्स में ही पाया जाता है. कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर अपने एनवायरनमेंट को महसूस करना, रिस्पॉन्ड करना, स्टिमुलाई जो भी
संवेदनाएं आती हैं उनको ग्रहण करना, इट कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो कॉन्शियसनेस आपका कैसा होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। कैसा होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पर आपको इंटरनल फैक्टर करके दे देगा 4 ऑप्शंस, तो वो गलत और सही पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन टाइम को, किस में करता है, लेकिन सीजनल ब्रीडर्स में, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सीजनल नहीं होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है कौन, फोटो पीरियड। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब समय। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, केवल एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करता है। किसको शो करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव एंड सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इवॉल्व खुद को और अच्छे से ढाल सकता है, रेगुलेट कर सकता है, इंटरेक्टिव सिस्टम में अच्छे से अपने आप को ढाल सकता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत। ठीक है। फिर है डाइवर्सिटी बताना है। डाइवर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज डाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने नंबर हैं और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सिस्टमैटिक्स वर्ड किसने दिया, तो हक्सले ने दिया था। ये आप थोड़ा वैज्ञानिक वगैरह याद रख सकते हो क्योंकि वर्ग 1 का पेपर है तो इसमें वैज्ञानिक नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर स्टडी की जाती है। दैट डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, उनका क्या रिलेशनशिप है ये पहचाना जाता है। तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे, सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। द वर्ड सिस्टमैटिक डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये आप याद रखेंगे किस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है। और लीनियस की एक बुक है, भाई लीनियस कौन है, लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने ही दिया था। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा ख्याति प्रसिद्ध बुक है, सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो लीनियस के बारे में आपको पता चल गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया, द्विनामकरण पद्धति। सिस्टमैटिक्स टेकन इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किसका पूर्वज है, ये कौन बताता है, सिस्टमैटिक्स। फिर है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें, नॉमेनक्लेचर करें, इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम पहचानते हैं जीवों को, उसके आधार पर उनको क्लासीफाई करके और उनका नामकरण कर देते हैं। फिर टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं उनका मेन गोल यही होता है कि वो किस तरीके से स्पीसीज़ को क्लासीफाई करेंगे। एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ इज द बेसिक एंड रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन, जिसमें आप कैरेक्टर्स को जज करते हो, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी मिशन पर मैं शेयर कर दूंगी। कैरेक्टराइजेशन मतलब जहाँ पर आप कैरेक्टर्स को देखते हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, एम्ब्रियोलॉजिकल हो, इकोलॉजिकल हो। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहाकार की, एनाटॉमी मतलब आंतरिक रूप से, साइटोलॉजी सेल्स के बेस पर, एम्ब्रियोलॉजी जो गर्भ में है, और इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड। आइडेंटिफिकेशन मतलब रिकॉग्नाइज करते हो कैरेक्टर्स को, क्लासीफाई मतलब उनको वर्गीकृत करते हो। जैसे आप बहुत सारा सामान लाए, स्टेशनरी का, घर का, बाथरूम का, किचन का, बहुत सारा सामान लाए, उन सबको क्लासीफाई करोगे तभी आप उनके जगह पर रख पाओगे। तो ऐसी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आपको दिखेंगे ये स्टेशनरी का सामान है, ये किचन का है, ये कमरे का है, जो भी आपने मार्केट से लिया होगा आप उनको सेग्रीगेट करोगे, क्लासीफाई करोगे, नॉमेनक्लेचर, फिर ऑर्गेनिज्म को इसी तरीके से। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, आपको सीरियल वाइज पूछा जाता है। कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले आप कैरेक्टर्स देखते हो, फिर आइडेंटिफाई करते हो, फिर क्लासीफाई करते हो, फिर आप उनका नॉमेनक्लेचर, उनका नाम देते हो। ठीक है। साइंटिफिक नेम, दीज आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। साइंटिफिक नेम ऐसे होने चाहिए जो सभी में एक हो, कॉमन हो। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, एक नाम हो। जैसे सोलिनम ट्यूबरोसम पोटैटो, वो हर जगह है, चाहे आप इंडिया, चाहे अमेरिका, चाहे ब्राज़ील, कहीं भी चले जाएं, सोलिनम ट्यूबरोसम इज द पोटैटो।
टू एकम्प्लिश दिस सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जो मैं अगर बहुत ज़्यादा कह रही हूँ तो आप उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स के लिए अगर बात आती है कि उनको क्लासीफाई करना है तो ICBN के द्वारा ICZNZ stands for zoological nomenclature is used for animals. Binomial nomenclature, as I have told you, who proposed Carolus Linnaeus? Binomial nomenclature किसने दिया? तो Carolus Linnaeus. Very 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 important. अब दो नाम होते हैं, तो पहला जेनेरिक नाम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट का नाम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम फर्स्ट वर्ड जेनेरिक है, सेकंड नाम स्पेसिफिक एपिथेट है। स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, जेनेरिक नेम होता है मैंजीफेरा, एंड स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, मैंजीफेरा इस तरीके से लिखा जाएगा। एम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, स्पीसीज एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक है, सेकंड आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। यूनिवर्सल रूल क्या कहता है? लैटिनाइज्ड होना चाहिए, डेराइव फ्रॉम लैटिन होना चाहिए वर्ड, क्योंकि डेड लैंग्वेज होती है लैटिन। प्रिंटेड इन इटैलिक्स होना चाहिए, अलग अलग, अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। ऑथर का नेम सबसे बाद में आता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में आता है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर है एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको डिफाइन किया जाता है, एक ही नाम रहता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, और इनको बहुत अच्छे से हम डिस्कवर कर सकते हैं, और जो अपकमिंग प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिस्कवर करेंगे उनको हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना। वर्ग 1 का नया सेशन हम लोग अपने चैनल पर लाए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया। हम लोग भी वर्ग 1 में धूम मचाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोग सराहना, मोटिवेट करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।